बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। जुमे का मुबारक दिन है। सबसे पहले आप सभी को जुमा मुबारक। जहाँ पे मैंने बात की है आसानियाँ पैदा करने की, तो आसानियाँ पैदा करने की दुआ तो हम हर रोज़ करते हैं, लेकिन रियासत इतनी मुश्किलात क्यों पैदा कर रही है, ये चीज़ समझ से बाहर होती जा रही है। महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई। बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, अंडे की कीमतों में इजाफा हो गया, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया, गैस आगे जिस तरह से मांग बढ़ेगी उसकी कीमत में भी इजाफा अभी से हो गया है, यानी आगे मजीद कर दिया जाएगा। गोश्त अवाम की पहुंच से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गया है। अवाम के लिए मुश्किलात इस कदर बढ़ गई हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीज़ें कंट्रोल करना? मेरे ख्याल से जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आजकल जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में या फिर सियासत में मसरूफ़ हैं। ऑपोजिशन अपनी प्लानिंग कर रही है, हुकूमत तोड़ ढूंढ रही है कि किस तरह उन्होंने ऑपोजिशन को काबू करना है, ऑपोजिशन की तहरीक को नाकाम बनाना है। इसमें अवाम कहाँ है, सवाल ये है। कौन सोचेगा इस अवाम का, सवाल ये है। खैर, आज की खबरों में ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ महंगाई की सूरत हाल, साथ ही साथ शहर के हम मामलात हम अपनी खबरों में डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। महंगाई के इस दौर में डिस्काउंट कहाँ मिल सकता है, ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। तो रहीम स्टोर अपने सारिफीन के लिए किस तरह से महंगाई का तोड़ ला रहा है, आगे चल के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अरोमा थेरेपी की बात होगी कि ये अरोमा थेरेपी है क्या, इस थेरेपी के ज़रिए किस तरह से इलाज मुमकिन है, इस पर हम आज के शो में डिटेल में बात करेंगे। तो आपने हमारा पूरा शो देखना है ताकि आप तक तमाम तर मुफीद मालूमात हम पहुंचा सकें। और इसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, हमारे आपके बहुत ही पसंदीदा फ़नकार हैं एहसन खान, जिनकी आज बर्थडे है। तो सबसे पहले सिटी 42 की जानिब से हम उनको बर्थडे विश करना चाहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप सब लोग उनकी फ़नकारी की जो सलाहियतें हैं उसके तो मद्दा हैं ही हैं, साथ ही साथ वो आजकल मेज़बानी के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं। यानी स्क्रीन पर जब भी नज़र आते हैं तो बहुत ज़्यादा दाद भी समेटते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं। शो का आगाज़ पहले सेगमेंट से कर लेते हैं और जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। हमें जुनेद रियाज ने ज्वाइन किया है। जी जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। और महकमा मौसमियात का कहना है कि क्योंकि मौसम में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से दिन के वक्त मौसम गर्म, जबकि शाम के वक्त ठंडी हवाएँ चलने से दर्जा हरारत में मामूली कमी जो है वो देखी जा सकेगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब 41% तक जाने का इम्कान है। और चूँकि हवा में नमी का तनासब कम रिकॉर्ड किया जा रहा है और यही वजह है कि हब्स में भी जो है वो वाज़िया कमी जो है वो देखी गई है। लेकिन अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वह चलती रहेंगी। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से मौसम खुश्क रहेगा और दर्जा हरारत जो है वो दिन के वक्त ज़्यादा, जबकि शाम के वक्त जो है वो दर्जा हरारत में मामूली कमी जो है वो देखी जा सकेगी। थैंक यू सो मच जुनेद। मौसम की सूरत हाल आप बता रहे थे। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे और हालात कुछ अच्छे नहीं है, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, फिर गिला मत कीजिएगा कि हम ऐसी खबरें डिस्कस करते हैं। पहली खबर है जी, बिजली 83 पैसे फी यूनिट महंगी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर 10 अरब का इजाफी बोझ डाला जाएगा। नई बल्दियाती निज़ाम में इदारों और इख्तियारात पर कई महकमों के एतराज़ात। मामला तय करने के लिए वुज़रा कमेटी बनाने का फैसला। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 77 नए केसेस। सूबे में मजीद 124 अफराद मुतासिर, 2 अमवात की तस्दीक। और पुलिस में भी फौज की तर्ज पर कोर्ट मार्शल। CCPO ने तजवीज़ दे दी है, मौजूदा कवानीन के तहत सजाएं देने से बेहतरीन नहीं आ रही है।
जी तो नाज़रीन, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल चले आपका? ठीक ठाक, लेकिन आपकी खबरें सुन के जो ठीक ठाक भी हो वो ठीक ठाक नहीं रहता। ऑब्वियसली हालात ऐसे हैं कि वाकई इस तरह की खबरों के बाद हालात जो हैं वो ठीक ठाक नहीं रहते, आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ तो परेशानी कम करने के लिए लोग बीमारी से निपटने के लिए ब्लड प्रेशर के लिए जो अद्वियात खरीदते हैं वो भी महंगी हो गई हैं। मैंने तो पहले कहा है शो के स्टार्ट में कि अवाम कहाँ जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? देखें आप कि कोई चीज़, एक भी चीज़ ऐसी, कोई एक कारोबार ऐसा जो इस टेनोर के अंदर, जो इन सालों के अंदर जो इस हुकूमत में आए, कोई एक कारोबार ऐसा बता दें जिसमें कोई तरक्की, उसकी जो कारोबार इस इंडस्ट्री में हुई हो, उस प्रोजेक्ट पे तरक्की हुई हो। की है ना तरक्की, महंगाई करके तरक्की कर ली है। हाँ बिल्कुल, चीजों की कीमतों में इजाफा करके तरक्की कर ली है। उसको तरक्की ना कहें आप उसको तरक्की ना कहें, उसमें कहें कि लोगों की जेबों पे डाका मारा जा रहा है। अब 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है ये बिजली की 85 पैसे जो कीमत बढ़ने से होगा। चीनी आप देख लें, चीनी आपको 110 रुपए मिल रही है। अंडे जो हैं आम घरेलू सारे ने डेली उसको यूज करना है, अंडे 150 रुपए दर्जन हैं। अब इस तरह के हालात होंगे, कोई एक चीज़ जो आम सारिफ इस्तेमाल करता है, जो उसको ना आप लेविश जो है वो ज़िंदगी के अंदर लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहें कि ये बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहा है तो इसलिए इसके अखराजात बुलंद हैं। एक आम सारिफ जो है जिसने दाल रोटी घर में पकानी है, सुबह बच्चों के लिए नाश्ता आटा खरीदना है तो आटा खरीदना है, उसके लिए मसाइल हैं ये। अब बिजली जो कीमत जो बढ़ रही है, अब 300 रुपए, जब 300 यूनिट जब चलता है, ये चीज नहीं समझ आती, बैक टू बैक 3 दफा बिजली की कीमत में इजाफा, आप फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा करते चले जा रहे हैं। बिजली की कीमत जो अगर इन 2.5 सालों में अगर आप देखें तो कम अज कम ये 8 से 10 दफा बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं। और इसमें हर दफा पहले आपको स्लैब सिस्टम लाया गया कि 300 से ऊपर जाएंगे तो इतने यूनिट पड़ेगा, उससे ऊपर जाएंगे इतने का यूनिट पड़ेगा। अब सूरत हाल ये है कि 300 का जो अगर किसी आम घरेलू सारिफ का जिसका एक पंखा चलता है, एक ट्यूबलाइट जलती है, इसके घर के अंदर एक टीवी है या एक फ्रिज है, तो इस सूरत हाल के अंदर उसका 400-450 जो यूनिट जो है वो सर्फ होता है एक माह के अंदर। अगर इसको आप बहुत कम करते जाएं, अब सर्दियां आने वाली हैं, फ्रिज बंद होंगी, बाकी पंखे जो हैं वो उसका इस्तेमाल कम होगा, उसके बाद अगर 300 आएगा, कसर पूरी कर देंगे गैस की कीमत बढ़ाकर। वही बात मैं करने वाला था कि आप किस हद तक जाकर लोगों का खून चूसेंगे। खून निचोड़ने की जो है ये यहाँ पे ये नौबत आ चुकी है कि आप लोगों का खून निचोड़ रहे हैं। खून निचोड़ने के लिए आपके पास और इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ें हैं कि आप उनकी जो अशिया ज़रूरत हैं उनके अंदर इतना महंगा कर दें कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो जाए। आती थी तो लोगों की जान को सुकून आता था कि बिजली के बिल कम से कम हो जाते थे। चले कहीं ना कहीं अगर गैस के बिल बढ़ते थे तो वो जो बिजली के बिल भारी भरकम आते थे वो कम हो जाते थे। अब बिजली के बिल भी आपको महंगे आने हैं, अब आपको गैस के बिल भी महंगे। सर्दियां शुरू होते ही उन्होंने 83 पैसे जो है फी यूनिट बढ़ा दिया। अब इससे होता क्या है, जो मैं आपको बात समझाने वाला था कि 300 जब यूनिट से आपका 301 यूनिट होता है तो उसके बाद आपको 17 रुपए का यूनिट जो है वो कॉस्ट किया जाता है। सही। इस सूरत हाल में कि अगर आप 300 करेंगे तो उसमें 12-13 रुपए का जो यूनिट आपको जो है कॉस्ट किया जाता है, लेकिन जब अगर 301 होगा तो उसमें स्लैब आपकी जो है वो 600 वाली आ जाएगी या 500 वाली स्लैब आ जाएगी। तो उस स्लैब के अंदर आपको 17 रुपए का जो है वो यूनिट पड़ रहा है, ऊपर से आपने 83 पैसे ये बढ़ा दिए। अब सूरत हाल ये है कि तमाम जो स्लैब्स के अंदर जो इसका रेट जो है वो यकसा इसका बढ़ेगा। अगर 300 वाले का स्लैब था उसमें भी अगर 83 पैसे बढ़ेगा तो जो 500 या 1000 वाली स्लैब है उसके अंदर भी यही सूरत हाल रहेगी। तो इससे तमाम के तमाम सारिफ जो हैं वो इससे मुतासिर होंगे और 10 अरब रुपए एक अमाउंट होती है जो लोगों की जेबों से निकाला जाएगा। और इसी सूरत हाल में अगर आप देखें कि ये तो सिर्फ हम बिजली की बात कर रहे हैं और इस पे कहा क्या जा रहा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो डाली जा रही है, जो आपको गर्मियों के अंदर जो आपको बिजली फराहम की गई थी उसके अंदर जो फ्यूल कॉस्ट आई वो अब आपको ऐड की जाएगी। इस तरह के कितने हीले बहाने किए जाएंगे लोगों का खून निचोड़ने के लिए। अब सिर्फ ये रह गया कि आप सांस लेने पर भी कोई टैक्स लगा दें, क्योंकि खाना पीना आवाम वैसे छूट जाएगी। जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए। मुझे ये बताएं इरफान, बहुत नारे लगाते हैं करप्ट हुक्मरान थे, ये था वो था। मुझे इन करप्ट हुक्मरानों का दौर क्यों इस दौर से बेहतर लगता है? कम से कम बिल इतने नहीं आते थे, कम से कम महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं एज ए आम शहरी ये चीजें देखूंगी, बहुत सारे आम शहरी ये चीजें देखेंगे कि उन्हें बिजली का बिल पिछले दौर में कितना आता था, लाइट मुकम्मल तौर पर जाना, लोड शेडिंग बंद हो चुकी थी, उनको गैस के बिल इतने भारी भरकम नहीं आते थे, फिर महंगाई इस कदर नहीं थी, चीनी की कीमत में डबल इजाफा हो गया है, आटा उनको अपने डोर स्टेप पे मैसर था।
फिर ये जो करप्ट हुक्मरानों के नारे हैं फिर हमारी समझ से तो बाहर है। ना देखें, इस गवर्नमेंट के पास जब कुछ करने के लिए नहीं होगा तो फिर यही कहेंगे कि साबका दौर के अंदर जो है वो करप्शन की गई और उसका खमियाजा जो है आवाम को भुगतना पड़ा है। हमारे वजीर आजम देखें, जब भी उनसे इस हवाले से बात की जाए तो वो मीडिया के ऊपर जो चीज़ें डाल देते हैं कि मीडिया लोगों से जाके पूछना शुरू कर देता है कि महंगाई बढ़ रही है, तो लोग कहते हैं महंगाई बढ़। भाई अगर महंगाई बढ़ रही है तो तभी लोग चीखे मार रहे हैं। किसी को शौक तो नहीं कि कहे कि नहीं महंगाई है नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि बढ़ रही है। इस तरह नहीं होता। जो ग्राउंड रियलिटी होती है आपको वो दिखाई जाती है। लेकिन इसमें एक लम्हा जो फिक्रिया जो है वो ये है कि इस गवर्नमेंट के ऊपर ऐसी किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा। ना उनको महंगाई का असर पड़ रहा है क्योंकि उनके अपने मामला चल रहे हैं, उनके मामलात और हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ और हैं। जो कंटेनर पे नारे लगाए गए थे वो और थे, जो ग्राउंड रियलिटी पे आके नारे हो रहे हैं वो और चीज़ें हैं। अब पकड़ दकड़ के ऊपर फोकस है। अवाम को जो जिस तरह महंगाई के जिन ने पकड़ रखा है, इसको छुड़ाने के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। मैं आपको बताऊं, आज से 2 दिन कबल ऐसे ही मुझे थोड़ा सा शौक आया कि मैं अपना डाइट प्लान थोड़ा चेंज तो मैं सैलेड खरीदने के लिए चलेगी। इरफान, आप यकीन माने 600 रुपए का सिर्फ मैंने सैलेड का सामान खरीदा, 600 रुपए का। और कुछ चीजें जो आपको इतने से शॉपिंग बैग में मिली, आप मैं देख के परेशान हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि कोई एक चीज़ जो आम सारिफ इस्तेमाल करता है, कोई एक चीज़ जो है उसमें आप दालें ले लें, उसमें आप ग्रॉसरी के साथ साथ आप बाकी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना, अगर उनकी आप प्राइस देखें तो आपको इन 2 सालों के दौरान उन चीज़ों के अंदर कम अज़ कम जो 40 से 50% जो है वो उसका इजाफा नज़र आता है। और उसकी वजह यह है कि नालायक जो लोग हैं, नालायक लोग बैठे हुए हैं। अब हमें अक्सर पता चलता है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियों का जो है वो इजलास बुलाया गया है। उसको अब वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे बैठ के बातें होती हैं, हम इसको बैठ के कंट्रोल करने के लिए इकदाम करेंगे और जो लोग इसमें जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। इन 2 सालों के दौरान किसी एक प्राइस कंट्रोल कमेटी के जिस लोगों की वजह से आपने पकड़ के किसी को दिखाया, इसको हमने सजा दी है, इसको हमने जुर्माना किया, इसको हमने जेल में डाला? देखें, जिन लोगों को पकड़ना था वो लोग बाहर जा चुके हैं। सही कह रहे हैं। जिन लोगों को पकड़ना था, जिन लोगों से एहतसाब करना था वो चले गए। चीनी की हम बात करें तो अगर JIT जो रिपोर्ट देती है, इसी गवर्नमेंट की जो JIT बनाई गई थी, उस JIT की रिपोर्ट के अंदर 55 रुपए अगर किलो चीनी जो है वो मार्केट में मिलनी चाहिए, लेकिन इस वक्त क्या है, उससे डबल है, 110 रुपए। अगर अच्छा, और इस मामले पे सब चुप बैठे हैं, सब चुप इस वजह से बैठे हैं। आते हैं जब मीडिया टॉक करने के लिए तो बड़े आराम से कह देते हैं महंगाई के अलावा सब सूरत हाल कंट्रोल है। तो भाई महंगाई को किसने कंट्रोल करना है? असल इशू गरीब आदमी का, देखे गरीब आदमी का ये इशू नहीं है कि किसने कितने अरब की करप्शन की, नैब ने क्या किया, जो हमारे FIA है या अकाउंटेबिलिटी के लिए जो दीगर इदारे हैं उनकी तरफ से क्या किया गया। आम आदमी का कंसर्न ये है कि उसके घर के अंदर जो चीज़ें लेके आ रहा है वो सस्ती हो, उसकी लाइट जो है वो सस्ती हो, उसकी गैस सस्ती हो, उसका रोड स्ट्रक्चर जो ठीक हो, उसके बच्चे जो हैं वो मियारी स्कूल में पढ़ रहे हों और उनकी फीसें कम हो। आम आदमी को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि कोई नैब ने क्या किया, बिल्कुल आपने सही किसी को क्या पकड़ा। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये 2 सालों में हमारा जितनी भी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारी वही की वही रही है। अब ये 2 सालों में महंगाई डबल ट्रिपल हो गई है। समझ ही लग रहा कि जेबें आपकी किस तरह से खाली हो रही हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के तनासुब से आपकी सैलरी, आपका रोजगार वहीं का वहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर बेरोजगारी। ये तो शुक्र है कि कई लोगों के रोजगार बढ़े हैं जो मौजूद हैं। आप देखेंगे कई करोड़ों के अंदर इंसान जो यहाँ पे हमें ऐसे अफराद नजर आएंगे जो बेरोजगार हुए। इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कारोबार लोगों ने बंद कर दिए। उसका खमियाजा डालने के लिए आपके पास कोरोना है ना, वो आपको बहाना अच्छा मिल गया। अना देखिए, ये बहाने कब तक चलेंगे? ये चीजें जो हैं, ये कोरोना तो हमारे पास मार्च में आया ना, इससे पहले की अगर आप देख लें, अदारा शुमारियात ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसने कहा कि 2 सालों के दौरान 40% जो है महंगाई जो है वो बढ़ी। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट, अदारा शुमारियात हमारा तो नहीं ना, इसी गवर्नमेंट का अदारा शुमारियात है, उसकी तरफ से जो रिपोर्ट अपनी दी। चलें जी, प्लीज हम ये भी कहेंगे अदारा शुमारियात की रिपोर्ट जरा हमारे जो हुकूमती हुक्मरान है वो भी जरा देख लें ताकि उनको भी तदारुक हो जाए। इरफान साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि जाती मुफाद का कौमी मुफाद पर गालिब आना जो है वो अच्छी बात नहीं है। खैर, इस पर हम डिटेल में आगे चल के बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। नए बल्दियाती निज़ाम में इदारों और इख्तियारात पर कई महकमों के एतराज़ात मामला तय करने के लिए वज़रा कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। यानी एक सिस्टम आने से पहले अगर एतराज़ात हैं तो उसका बाद में क्या हाल होगा, क्या कहेंगे इरफान साहब?
अना इसमें मैं पहले ये कहूँगा कि बल्दियाती निज़ाम के बारे में हुकूमत जो है वो बहुत इसके ऊपर वावेला मचा रही थी और कहा जा रहा था कि बल्दियाती निज़ाम के लिए हम बल्दियाती इंतखाबात करेंगे। अब इंतखाबात आप किस तरह कर सकते हैं? पहले हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी, हल्का बंदियाँ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, उसमें आपने 3 माह बाद इसका जो अनाउंस किया हुआ है कि हमने बल्दियाती इंतखाबात करने हैं और इसके लिए तैयारियाँ जारी हैं। दूसरी जानिब एक तरफ जो है मेजर जो इशू है कि आपकी हल्का बंदियाँ कंप्लीट नहीं हुई, दूसरा इशू ये आ गया कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो अगर लाया जाएगा, बल्दियाती जो उसमें जो नुमाइंदे होंगे उसके अंडर जो है वो आपको LDA करना पड़ेगा, उसमें आपको वासा करना पड़ेगा और दीगर जो डेवलपर जो हैं डेवलपमेंट करते हैं शहर की, उन इदारों को भी आपने इसके अंडर लाना है। इसी वजह से आप देखें इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। ये इश्यूज़ जो हैं पहले ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। आप देखें कि आपको अक्सर नज़र आता था कि MWLC के जो कारकुन थे वो आए रोज़ आपको एहतजाज करते नज़र आते थे। क्या वजूहत थी कि महकमे की जानिब से उनको फ़ंड नहीं दिया जाता था, उनकी सैलरीज जो है बकाया जात वही नहीं अदा किए जाते थे, उसकी वजह से वो लोग एहतजाज करते थे। अब अगर ये डायरेक्ट आप बल्दियात के अंडर आ जाएंगे ये इदारे, तो उससे क्या होगा कि उससे मज़ीद जो है वो इश्यूज़ क्रिएट होंगे और इसी वजह से ये इतराज़ात जो हैं वो आने शुरू होंगे। फ़ंड्स के इतराज़ात जो हैं, फ़ंड किस तरह इन बल्दियाती इदारों को दिया जाएगा, ये बल्दियाती इदारे आगे किस तरह उसका यूटिलाइज़ करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। इस पूरे सिस्टम को लाने के लिए आपको कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा और उनको ख़त्म करने के लिए जब तमाम इदारों ने इसके ऊपर वावेला करना शुरू किया, LDA की जानिब से, वासा की जानिब से, बाकी इदारों की जानिब से, कि हम ये इख्तियारात जो हैं वो बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं दे सकते, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि वज़रा की एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी इसके अंदर डिसाइड करेगी कि किस तरह इसको करना है। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी की तरफ जाएँ कि अगर हुकूमत की इसमें बल्दियाती इंतखाबात करवाने की कोशिश कर रही है तो उसके लिए तैयारी जो है वो ज़ीरो है, यानी कि आप बल्दियाती इंतखाबात अभी तो होंगे ही नहीं, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इनको करवा सकें। लेकिन हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसको करवाएंगे। ये वही हिसाब है जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन के बारे में जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त कहा गया था कि इसको हम चंद माह के अंदर इसके ऊपर वर्किंग करके इसको चला देंगे। लेकिन आज तक आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन टेस्ट रन के ऊपर तौर के ऊपर तो चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो आम शहरियों के लिए अभी तक जो है वो नहीं हो पाई और कोई 7 से 8 दफ़ा इन 2 सालों के दौरान उसकी तारीख जो है अनाउंस की गई कि हम इस डेट को इसको जो है वो चलाएंगे, इस डेट को चलाएंगे। उसको ना चलाने से क्या हुआ, आपके जो अखराजात हैं उसके ऊपर जो उसके ऊपर लागत आनी थी वो उसके अंदर इजाफा हुआ, जो आपने कर्जे उसके मद में देने हैं वापस उसके अंदर इजाफा हुआ और नुकसान आम आदमी का हुआ। यहाँ पे भी ये सिस्टम होगा जब आप बल्दियाती इदारे बल्दियाती इंतखाबात के लिए प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें आपके पास प्लानिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन सिर्फ दावे हैं, सिर्फ बयानात हैं और उसमें जो है वो ये कहा जा रहा है कि हम आइंदा चंद माह के दौरान इन बल्दियाती इंतखाबात को करवा लेंगे। ये 1 साल से जो चल रहा था। अब पिछली अगर हुकूमतों की बात की जाए तो पिछली हुकूमत में भी आप देखें जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे वो हुकूमती अहकामात के ऊपर नहीं, वो अदालती अहकामात के ऊपर हुए थे। अदालत की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि आप क्यों अभी तक जो है वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे, उसके बाद करवाया गया और वो हुकूमत जो 10 साल से स्टेबल थी वो इस जो पोजीशन में नहीं थी कि इन बल्दियाती इंतखाबात को फौरी तौर पे करवा सके। और जब करवाया गया तो उसके बाद आपने सूरत हाल देखी कि वही बल्दियाती नुमाइंदे हमें चेयरिंग क्रॉस के ऊपर पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करते हुए नजर आते थे कि हमें फंड नहीं मिल रहे। अब अगर आप नया बल्दियाती निज़ाम लेके आ रहे हैं जो कि किसी दौर के अंदर, आज से जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, वज़ीर आला पंजाब जो थे चौधरी परवेज़ लाई थे, उस दौर के अंदर बल्दियाती इदारों पे काम हुआ, उसके ऊपर वर्किंग हुई और उसी दौर के अंदर आप देखें कि जितने भी इलाके का जो छोटे छोटे इलाकों की गलियां, मोहल्ले, वासा का इंतजाम, सीवरेज का इंतजाम जो उस दौर में हुआ वो अभी तक चल रहा है। हुकूमत की प्रायोरिटी आवाम के मसाइल हैं? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता और ये सारे डिलिंग टैक्टिक्स हैं कि हम जो है इसके अंदर इतराज़ात लग रहे हैं, हम कमेटियां बनाएंगे। भाई अगर आपने ऐसी कोई चीज़ करनी है तो आपको उसको प्लानिंग करनी होगी, आप प्लान करके उसके साथ आएँ। ये नहीं है कि आप फौरी तौर पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, फिर आपके ही इदारे जो हैं वो उसके ऊपर एतराज़ात लगाते हैं, फिर आपके ही वज़रा एक कमेटियां बनाते हैं कि हम इसके ऊपर बैठ के एतराज़ात देखेंगे। इस तरह मामला नहीं होंगे। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने से बेहतर है बिल्कुल, ये सिर्फ बहाने हैं कि जब तक काम को टाला जा सकता है
टाला जाए। खैर, एक और अहम चीज जो कि अब डिस्कस करेंगे, जिसको अब बिल्कुल नहीं टाल सकते हैं, वो है कोरोना का खतरा। और बार बार सीएम साहब भी ये कह रहे हैं कि कोरोना की अगली लहर से बचने के लिए एहतियात की जरूरत है। फिलहाल ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर 24 घंटों की बात की जाए, 77 नए केसेस सामने आए हैं और शहर में डेंगू बुखार का भी एक मरीज जिसकी तस्दीक हो गई है। मुश्तबा केसेस भी सामने हैं। क्या कहेंगे इरफान साहब? अगर मैं बात करूं महकमा सेहत की, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो कहीं नजर नहीं आ रही, बहुत रिलैक्स हो गए कि केसेस बहुत कम है। अवाम तो बिल्कुल ही भूल चुकी है। क्या कहेंगे? अवाम देखें, अगर हम इसमें लाहौर के पिछले 2-2.5 माह देखें, जब कोरोना हमारे पीक पे था, उस वक्त भी हमने एहतियाती तदाबीर नहीं की। उस वक्त भी लाहौर के अंदर कहीं ऐसे इवेंट्स हुए या पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें लोगों की बड़ी गैदरिंग थी। हुकूमत की तरफ से एक नाम नहाद कोशिश भी की गई उनको रोकने के लिए और SOPs को फॉलो करवाने के लिए, लेकिन हुकूमत जो है उसमें बुरी तरह नाकाम हुई। ये तो खुदा की कोई हमारे ऊपर कोई रहमत थी कि हमारा जो कोरोना जो है वो इस तरह नहीं बढ़ा जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर बढ़ा है। इसमें हम ये कहें कि हुकूमत की तरफ से कोई बड़ी वेल प्लान जो है वो हिकमत अमली अपनाई गई, या हमने कोई मेडिसिन ले ली, सब कुछ वाज़ेह है, सब कुछ सोशल मीडिया ने भी दिखाया है, लोगों ने भी बताया हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है। हर शख्स को पता है कि क्या कारकर्दगी है। आपने अगर जो हॉस्पिटल बनाए थे, जो एहतियाती तदाबीर के लिए फील्ड हॉस्पिटल बनाए थे, उसका क्या हुआ वो सबके सामने है। उसके बाद आपने जो इमदाद मंगवाई थी उसका कहां पे इस्तेमाल हुआ वो आप तो अपने डॉक्टर्स को जो है हिफाजती सामान नहीं पूरा दे सके। आप जो लोग इसके ऊपर फ्रंट लाइन सोल्जर थे आप उनको सेफ नहीं कर सके। तो इसमें जो ये कहा जाए कि इस हुकूमत की वजह से शायद कोरोना खत्म हुआ, तो वो नहीं हुआ। और दूसरी बात कि नई लहर आ रही है। नई लहर के बारे में आप देखें WHO की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि नई लहर जो है वो अक्टूबर में शहर में आ सकती है, और अब देखें कि वो आना शुरू हो गई। 77 केसेस जो है 24 घंटों के दौरान है। और अगर कोरोना का जो फार्मूला जब इब्तदाई तौर पे जब ये शुरू हुआ था तो उसके दौरान एक फार्मूला था कि एक जो पेशेंट है वो 10 लोगों को इफेक्ट करता है, और 10 अफराद जो हैं, समझे कि एक पेशेंट है तो इसमें 10 अफराद मजीद होंगे। अगर 77 हैं तो इसका मतलब है 770 केसेस शहर के अंदर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ आप देखें कि हमने जुलूस भी यहाँ पे देखा दाता दरबार का, और उर्स भी हमने देखा, चेलम का जुलूस भी देखा। उस दौरान कोई भी हुकूमत की तरफ से जो SOPs का कहा गया था कि इनको फॉलो करवाया जाएगा, वहाँ पे हुकूमत की रेट हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। कोई इदारा जो है इसके ऊपर, जो SOPs के ऊपर जिन लोगों ने अमल दरामद करवाना था, वो इदारे हमें किसी जगह पे नजर नहीं आए, किसी जगह पे उनसे बातचीत नहीं की गई। और मुझे तो इस कदर खतरनाक सूरत हाल ये लगती है कि अल्लाह अल्लाह करके आपके स्कूल्स खुले हैं दोबारा से, कहीं वो ना बंद हो जाए। पेरेंट्स बड़े परेशान हैं। आना बिल्कुल, पेरेंट्स डेफिनेटली परेशान होंगे। आप देखिए बच्चों के अंदर केसेस आ रहे हैं। आज स्कूलों की अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूलों को आप उसमें भी अगर जाके देखें तो वहाँ पे भी आपको कोरोना SOPs जो है फॉलो होते हुए नज़र नहीं आते। और क्यों फॉलो होते हुए नज़र नहीं आते? क्योंकि इसमें स्टेट की रेट कमज़ोर होती है। मैं बार बार ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि कोरोना को हिफाजती इक़दाम करना आम शहरी का तो काम है ही है, लेकिन सरकारी इदारों में जहाँ पे बच्चों को आपने छोड़ के चले जाना है, बच्चों को अगर मतलब पेरेंट्स अगर तमाम एहतियाती तदबीर के साथ अपने बच्चे को भेज भी देंगे, आगे स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल में किसकी जिम्मेदारी है कोरोना SOPs के ऊपर फॉलो करवाना? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर किसी जगह के ऊपर कोई एक्टिविटी हो रही है वहां पे कोरोना SOPs की जिम्मेदारी जो है करवाना, उसको फॉलो करवाना, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमें स्टेट किसी जगह नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, हमें बयानात जो है वज़ीर आला पंजाब के या दीगर हुकूमती वज़रा के बयानात जो है अपना काम पूरा कर लिया। उन्होंने ये कह दिया शहरी कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए एहतियात करें। बस यही काम हो रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है वो कॉपी पेस्ट किया जाता है कि हुकूमत की तरफ से ये बयानात जारी हो रहे हैं कि आप कोरोना SOPs पर खसूसी तौर पे इक़दाम करें। अब इक़दाम क्या किए जा रहे हैं? इक़दाम जो किए जा रहे हैं वो हर आदमी की नज़र में है। आपसे मास्क की प्राइस जो है वो कंट्रोल नहीं हुई, आपसे जो सैनिटाइज़र हैं उनकी कीमतें कंट्रोल नहीं हुई। ये भी कहा जा रहा था हम अपने यहाँ पे सैनिटाइज़र बना रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था कि हम अपने मास्क बना रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था कि हम वेंटिलेटर यहाँ पे बनाकर बाहर भेजे जा रहे हैं। वो चीज़ें कहाँ पे हैं? क्या हमारे अब भी हॉस्पिटल्स के अंदर, तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जो वेंटिलेटर हैं वो मुकम्मल हो गए? इसका जवाब है ना में, क्योंकि अभी तक तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर
आप वेंटिलेटर नहीं दे सकते। बिल्कुल, लेकिन आई विश कि सीएम साहब लोगों को एहतियात के साथ साथ ये कह देते कि जी हमने ये एहतियात की है, हर रोज इतने केसेस आ रहे हैं, इतने हम टेस्ट कर रहे हैं, इतने पॉजिटिव हैं, हम जो है वो एहतियात इस तरह से कर रहे हैं, ये हमारी हिफाजती तदाबीर हैं, अब आप लोगों ने भी एहतियात करनी है, तो फिर कुछ समझ आता था। यहाँ तो सिर्फ ये कह दिया गया है कि आपने मेहनत करनी है, आपने दूसरी लहर से बचने के लिए करना है। हुकूमत क्या कर रही है, सीएम साहब खुद कितने एक्टिव हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर, और इसके साथ साथ एक और ख़तरा जो कि मंडला रहा है, जिसको भूला नहीं जा सकता है, वो है डेंगू बुखार। दोनों के सिम्टम्स बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, एक है बुखार होता है, उसी तरह से जो है वो आपको बॉडी में पेन रहता है। अब ये डिफरेंट किस तरह पता चलेगा कि किसी को कोरोना है या फिर उसको डेंगू है? हस्पताल जाएँ तो हस्पताल में आपको फौरी तौर पर टेस्ट कराने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। अगर आप डेंगू बुखार समझ के घर में रहेंगे, आपको कोरोना हो, तो आप दूसरों को भी उसकी जद में लेकर आ सकते हैं। क्या कहेंगे इरफान साहब? अना देखें, इसमें हम फिर यही बात करेंगे कि पहले हम कोरोना से लड़ रहे थे, डेंगू बुखार आया, उसके साथ साथ हमारे पास टाइफाइड भी आ गया। अब ये तीन जो बुखार है, मौसम की तब्दीली के साथ वैसे ही लोग बिल्कुल जो हैं मौसम की तब्दीली जब होगी, उसमें सिर्फ ये बात है कि हमें अब हिफाजती जो तदाबीर हैं वो भी उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर एक से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो रात के वक्त आप बच्चों को एसी के रूम के अंदर सुलाते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, और एक बड़ी तादाद जो है बच्चों की, वो आप देखें कि वो बीमार होकर हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स का तरफ जा रहे हैं। दूसरी एक चीज़ है कि अगर आप लोग एसी के अंदर नहीं सो रहे, तो उसमें आप अगर ओपन किसी एरिया के अंदर सो रहे हैं, तो उसकी जो फोग है, जो उसमें जिसको कहते हैं कि पानी जो है वो रात को गिरता है, उसकी वजह से भी आपके जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को गर्म पानी उसका ठंडा पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, गर्म चीजें इस्तेमाल की जाए। मौसम की तब्दीली के साथ ये मौसम की तब्दीली के साथ जो एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो ये इश्यूज क्रिएट होंगे। और हमें जो अब हुकूमत की तरफ जो देखने की जरूरत नहीं है, खुद भी हमें इसके ऊपर करना पड़ेगा। हुकूमत की तरफ से तो शायद ये पहले कह दिया गया है कि साढ़े ते ना रहना, एहतियात करें, ठीक है, एहतियात करें। तो एहतियात भी हमें इसकी बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे आपको बात कर रहा था कि डॉक्टर से जब मेरी बात हुई, उन्होंने यही बताया कि बहुत से ऐसे केसेस जो हैं वो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि हिफाजती तदाबीर नहीं हम कर रहे। सर्दी का मौसम आने वाला है, रात को टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसमें हमें जो कपड़ों का इस्तेमाल भी ऐसा करना चाहिए। और डेंगू जो है ये तो इंतहाई खतरनाक है। बिल्कुल। डेंगू की सूरत हाल में हुकूमत के अगर इक़दाम देखें तो वो हमें अभी तक वो जो इक़दाम हैं वो नज़र नहीं आते। आपको साबका दौरे हुकूमत में डेंगू के दौरान कितना स्पीडी जो है वो वर्क होता हुआ नजर आता था। बिल्कुल ऐसे घरों के अंदर, घरों में आकर वहाँ पे लोग जो है वो टीमें चेक करती थी, स्पेशल सर्विलेंस के लिए टीमें आती थी कि गमलों के अंदर पानी तो नहीं है, फ्रिज के अंदर पानी तो नहीं है, ऊपर टायर तो नहीं पड़ा, या कोई खुली ऐसी चीज तो नहीं है। साहब कभी फील्ड में आना शुरू हुए थे, वो भी तब्दील हो गए हैं। अब तो अब नए डीसी साहब यहाँ पे तो डीसी इस तरह तब्दील किए जा रहे हैं जिस तरह पता नहीं यहाँ पे कोई अफसरों के पीछे बाहर चल रही है कि नए ऑफिसर आया, उनको डीसी लगाया और आगे भेज दिया, डीसी लगाया आगे भेज दिया। की लहर है बिल्कुल। यहाँ पे तो ऑफिसर जो है, जिन ऑफिसर्स के बारे में पहले हमारे जो वज़रा हैं, हमारे वजीर आजम हैं, हमारे वजीर आला हैं, वो तारीफें करते नहीं थकते थे, सिविल अवार्ड नामजद करते हैं उनके बिल्कुल लिए। और अचानक पता लगता है कि उनको नाकस कारकर्दगी के ऊपर और वो काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनको हटा दिया गया। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। इस तरह की अगर चीज़ें चलेंगी तो शहरी जो हैं वो खुदारा खुद अपनी हिफाजत करें। आपने डेंगू से भी खुद ही बचना है, आपने महंगाई से बचने के लिए भी खुद ही अपना इंतज़ाम क्यों करना है, ना तो गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ करना है और ना आप कोई उम्मीद रखें, क्योंकि ये चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी। अगर मैं बात करूं कि पिछले 2 साल के दौरान अगर इदारा शुमारियात ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें आप देखें 40% जो थे वो बढ़ा था, उन 40% को छोड़ दें। उसके साथ साथ देखें आपके कारोबारी जो हालात हैं उसके अंदर क्या तब्दीली है। उसमें यही आई कि आप 2 साल के दौरान 5 साल पीछे चले गए, क्योंकि महंगाई बढ़ी ना, आपका बढ़ा है, रोज़गार वहीं का वहीं नहीं, 5 साल पीछे चला गया है। ऊपर से ये बीमारियां जो आ रही हैं, इससे बीमारियों से क्या होता है, अगर कोई बीमारी किसी घर के अंदर आएगी तो उसका अखराजात जो है उसके डबल होंगे, उसके अखराजात कम नहीं होंगे। कोरोना के लिए आपने क्या इकदाम किए, डेंगू आ रहा है, डेंगू के लिए क्या किसी हॉस्पिटल के अंदर अभी तक डेंगू वार्ड बनाए गए, अभी तक घरों के अंदर जाकर सर्विलेंस की गई, या उसके साथ साथ जो आपने हिफाजती कैंपेन जो चलाई जाती थी, मुहिम चलाई जाती थी कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए,
वो तक अभी तक नहीं चली, तो आप इसमें कहें कि हुकूमत जो है आपको डेंगू से बचाएगी। इस खबर को हम वाइंड अप इसी तरह से कर सकते हैं कि हुकूमत से आप किसी चीज की तवक्को मत रखें, जैसे सीएम साहब कह रहे हैं एहतियात करें, हाँ। अपनी एहतियात खुद करें, अदरवाइज अगर आपके यहाँ बीमार हो जाएंगे तो आपको फौरी तौर पर अस्पताल में जगह मिल जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। मुफ्त अद्वियात मिल जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। महंगी अद्वियात खरीदनी पड़ेगी, हर जगह महंगाई की वजह से आप परेशान आएंगे। तो बेहतर हल यही है, सीएम साहब की स्टेटमेंट मेरे बिल्कुल सामने है कि आप और वो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट भी है, एहतियात करें, बस इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अगली खबर की तरफ जाते हैं। पुलिस में भी फौज की तर्ज पर कोर्ट मार्शल सीसीपीओ ने तजवीज दे दी है। इरफान साहब, आप ही की ये खबर है, ये है क्या सीसीपीओ की जबरदस्त तजावीज आजकल सामने आ रही हैं? ना, अगर मैं तो कहता हूँ कि खुदारा इस तजवीज़ के ऊपर अमल करें, और उसके साथ साथ आप देखें कि जिस बंदे ने ये तजवीज़ भेजी है उस बंदे का अपना कोर्ट मार्शल इसमें बनता है, जो उसके खिलाफ जो हुकूमत की तरफ से जो हुकूमती एक इदारा है, रिलायबल सोर्स है, उसकी एक रिपोर्ट बनी हुई है जिसके अंदर कहा गया कि ये शख्स करप्ट है, ये शख्स जो है वो मॉरली जो है वो ठीक नहीं है। उस रिपोर्ट के ऊपर अगर इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए तो कोर्ट मार्शल सबसे पहले तो इस शख्स का बनता है। फिर उसके साथ साथ क्या कोर्ट मार्शल जो है वो सिर्फ जो कांस्टेबल रैंक है और इंस्पेक्टर रैंक है, यहाँ तक हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए बता भी दें कोर्ट मार्शल है क्या, ताकि हमें पता चले कि सीसीपीओ साहब का कैसे बनता है। अना मैं ये बताऊं कि कोर्ट मार्शल जैसे कानून जो फौज के अंदर कानून होता है, फौज के अंदर अगर किसी के ऊपर करप्शन साबित होती है, फौज के अंदर किसी के जो जुर्म साबित होता है, उसके लिए अगर उसके ऊपर इल्जाम होता है तो उसके बाद एक कमेटी जो है वो बैठ के ये डिसाइड करती है कि ये शख्स जो है आया गिल्टी है कि नहीं। अगर वो कमेटी जो है ये डिसाइड कर ले कि ये शख्स गिल्टी है तो उसके बाद वो उसको नौकरी से फारिग किया जाता है, उसको मुख्तलिफ जो मराद दी जाती हैं वो वापस ले ली जाती हैं, उसकी पेंशन के अंदर असर पड़ता है, बहुत से उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। और यही कानून जो है अब पुलिस में लाने के लिए सोचा जा रहा है, क्योंकि पुलिस के अंदर आप देखें कि जो सज़ा अगर किसी को दी जाती थी तो उस सज़ा के बाद क्या होता था कि वो उसके लिए अपील करता था उससे सीनियर ऑफिसर के लिए। अगर किसी एसपी ने किसी कांस्टेबल को सजा दी तो वो एसपी से ऊपर अब एसएसपी के पास अपनी अपील लेके जाएगा कि एसपी ने जो फैसला किया था उसके ऊपर नजरसानी की जाए। एसएसपी अगर उस अपील को सुनेगा, वो देखेगा कि ये जो है वो ठीक कह रहा है या इसके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, तो उसके बाद उसको रिलीफ दिया जाएगा, वो दोबारा से उसकी सज़ा जो है ख़त्म कर दी जाएगी। ये यहाँ पे सूरत हाल अभी चल रही थी पुलिस के अंदर, लेकिन ये तमाम चीज़ें चल रही हैं कांस्टेबल रैंक से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक। असल जो अकाउंटेबिलिटी करने वाली चीज़ें हैं वो इन रैंक से ऊपर हैं, डीएसपी से लेकर आईजी तक की अकाउंटेबिलिटी की जाए। इन लोगों की अगर अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो फिर ही आप सिस्टम को बेहतर कर सकेंगे। इन सिस्टम के अंदर देखें, अब जो लोग इनको बहाल करते हैं, एक अगर कांस्टेबल को सजा देता है एसपी देता है, अगर उसको एसएसपी या डीआईजी जो है उसकी सजा को बहाल करता है तो वो कौन है? वो पीएसपी ऑफिसर है, वो सीनियर ऑफिसर है। कसूर फिर उसका है कि जिसने सजा दी, अगर उसने सजा ठीक नहीं दी तो सीनियर ऑफिसर ने उसकी सजा जो है उसको खत्म कर दिया और उसको बहाल कर दिया गया। तो ये दोनों ऑफिसर जो हैं वो सीनियर ऑफिसर्स हैं, पीएसपी कैडर के लोग हैं, ये लोग सजाएं दे रहे हैं, ये लोग सजाएं सुन रहे हैं। अगर इन लोगों की अपनी अकाउंटेबिलिटी की जाए तो फिर पता चले कि ये जो सजाएं दे रहे थे ये क्यों दे रहे थे। ये लोगों ने अगर सजाएं माफ की तो जिस अफसर ने सजा दी थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। ये तमाम सिस्टम इसको बेहतर बनाने के, ये तो अभी सिर्फ ऐसे एक जो बयानात दिए जा रहे हैं, अपने आप को एक दोबारा से मीडिया में रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मीडिया को आप कोशिश की जा रही है कि सीसीपीओ साहब बड़ा काम कर रहे हैं। सीसीपीओ का अगर उनकी काम की सूरत हाल देखें तो आप शहर के अंदर क्राइम की अबतर सूरत हाल चल रही है। पूरे इन 2 साल कभी इतना क्राइम शहर के अंदर नहीं बढ़ा जितना सीसीपीओ साहब की बाकी की कारकर्दगी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। खबरों में रहने का फानून को आता है ना, इस तरह की ऊटपटांग बातें करेंगे तो खबरों में आएंगे ना। जब इस तरह के बयानात देंगे कि खातून को घर से नहीं निकलना चाहिए था, खातून अपने शोहर से लड़के आई थी, मैं माफी मांगता हूं, जब इस तरह के बयानात देंगे तो इनका जो मिजाज है वो तो डेफिनेटली टीवी पे आवाम को दिखाना पड़ेगा ना हमें कि वो किस तरह के जो बातें करते हैं और किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है। ये चीजें तो हमें फिर दिखानी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये भी जो चीज इन्होंने की, इसमें जो अब देखे, पहले जो आईजी से इन्होंने इख्तियारात मांगे कि मुझे जी जो डीएसपी चेंज करने के इख्तियार दी, आईजी ने जवाब नहीं दिया और उन्होंने अपने काम करने शुरू कर दिए। इस तरह की चीजें करेंगे तो लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस तरह से आप अपने इख्तियार से तजावुज करें, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा। उनको पता है ना, वो तो मीटिंग में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कहते हैं कि मैं इमरान ने गल कर ली, इमरान ने मुझे ये कह दिया, इमरान को मैंने ये बता दिया।
जब इस तरह का लेवल होगा एक ऑफिसर का और वो मीटिंग के अंदर बाकी जो अफसरान के सामने बैठ के इस तरह की बातें करेगा, ये लेवल नहीं, ये खौफजदा कर देने वाली बात है। खौफजदा करने वाली बात। खौफजदा इस वक्त देखें, पुलिस ने खौफजदा क्या होना है, पुलिस ऑफिसर का आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा होगा जैसे आप लाहौर के अंदर अफसर कोई नहीं है, 53 जो डीएसपी की सीटें खाली हैं, एसएसपी की सीट आपके पास खाली है, कई एसपी जो चले गए, लोग चले जाएंगे यहाँ से, बेड़ा गर्क होगा लाहौर का, बेड़ा गर्क हो रहा है अवाम का, जो लूट रहे हैं, जो जिनसे चोर डाकू जो छीन रहे हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इरफान साहब ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, नाज़रीन ब्रेक लेंगे। इस तरह के मामला जब छिड़ जाते हैं तो फिर उनको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रेक के बाद आते हैं। आमदीद कहेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं ऑपोजिशन की तैयारियों की। धमाकेदार एंट्री करने को ऑपोजिशन मुकम्मल तौर पर तैयार है, शेड्यूल बना लिया गया है। कल मरियम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की वो ये कहती हैं कि नून लीग इस्तीफों के लिए तैयार है, तहरीक में सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगी, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, पहले आपको वो दिखाते हैं। एक दफा नवाज शरीफ को अडयाला जेल में हार्ट अटैक हुआ और एक दफा नैब की कस्टडी में हुआ। वो सब नवाज शरीफ ने पहले अपने ऊपर सहा और उसके बाद उसने कारकुनों को आवाज दी। और आज भी उन्होंने जब आवाज दी है तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो लंदन में बैठे, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी निहत्ती बेटी को कारकुनों की सफ में पहले खड़ा किया। जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उस आदमी का आप जज्बा देखें, उस इंसान का जज्बा देखें कि जिसको जरा सी आहट पे होता था कि मुझे गिरफ्तार ना कर लें, कहीं बेटी को कोई गिरफ्तार ना कर ले। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना। जी, तो मरियम नवाज की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इरफान साहब, जोश व जज्बा जो है ऑपोजिशन की तरफ से मरियम साहिबा क़यादत कर रही हैं और उन्होंने ये वाज़े तौर पे कहा है कि सबसे पहले कुर्बानी वो देंगी, क्या कहेंगे? ना ये बात बिल्कुल ठीक है कि जोश व जज्बा जो है वो बहुत हमें देखने का है। सियासी माहौल जो है बहुत गर्मा चुका है, पारा हाई जा रहा है और दोनों तरफ से आप ऑपोजिशन की तरफ से भी आप एक वहाँ पे प्लान किया जा रहा है कि और कैसे हुकूमत गिरानी है, वहाँ पे ऑपोजिशन को कैसे पकड़ना है वो प्लान किया जा रहा है। और उसके लिए हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में दोबारा से गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो। और जिसका जो है वो अंदिया आपको जो मरियम नवाज ने कल तकरीर की उसमें भी उन्होंने कहा कि उनको जो है मियां मोहम्मद नवाज और ऑपोजिशन के तमाम रहनुमा ये कहते हैं कि वो तैयार बैठे हैं इसके लिए, उनको पता है कि इसके अलावा ऑप्शन हुकूमत के पास कोई नहीं। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कि कल एक इजलास हुआ आईजी की ज़ेर सदारत और उसमें जो हुकूमती डायरेक्शन आई थी उसमें यही बताया गया था कि आपने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हिकमत अमली अपनानी है, आपने किस तरह लोगों को पकड़ना है, किस तरह उनके जो मुकदमात हैं साबका मुकदमात उनको आपने किस तरह खोलना है। आप पूरी नून लीग के ऊपर देखें, आपको मुकदमात तो आपको नजर आते हैं। नून लीग का कोई शायद ही कोई ऐसा मेंबर होगा जो कोई रहनुमा होगा जिसके ऊपर मुकदमात इस गवर्नमेंट ने नहीं किए या साबका गवर्नमेंट जो इंटरम सेटअप के दौरान इनके खिलाफ मुकदमात नहीं हुए थे। ये तमाम मुकदमात तो आपके पास मौजूद हैं। कानून, अगर मैं एक बयान मुझे याद आता है जो 1-1.5 साल पहले एक जो ओहदेदार ने दिया था, पाक फौज के तर्जमान की जानिब से ये कहा गया था कि आप कानून हरकत में आएगा, तो उसमें हमें जो है वो ये चीज़ें नज़र आती हैं कि कानून हरकत में नज़र आता हुआ दिख रहा है हमें। आप देखें कि ये मुकदमात जो अब दर्ज किए गए हैं, जो थाना शादरा के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें आप देखें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम रख दिया गया है, उसमें 2 वज़राए आज़म जो साबका वज़ीर आज़म थे उनके नाम रख दिए गए। जो लोग वीडियो लिंक पे मौजूद थे और FIR के अंदर ये लिखा गया है कि जो लोग वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमात जो दर्ज किए जाए। अब इस तरह की अपनी नौयत के अलहदा से मुकदमात दर्ज, ये ऐसे मुकदमात दर्ज जो हुए हैं ये वाकई एक अपनी नौयत के अलहदा से मुकदमात हैं। और इसमें देखें इसके ऊपर भी हुकूमत की तरफ से यू टर्न आया और उसमें ये कहा गया कि ये मुकदमा तो हमें तो इसके बारे में ना बताया जाए, ये बगावत का मुकदमा हमने नहीं किया, ये गद्दारी का मुकदमा हमने नहीं किया, क्योंकि इसमें जो दोनों दफात हैं, अगर बगावत और गद्दारी की बात की जाए तो सियासतदानों के लिए ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इसको लिया जाता है। ऐसे ही हर शख्स जो है आपको ऐसे हुक्मरान नजर आते हैं
जो ये कहते हुए जो है वो अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं कि हमने जमहूरियत के लिए जेलें काटी, हमारे ऊपर बगावत, हमें बागी कहा गया, हमारे ऊपर बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए। ये चीज़ें तो एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और इसको अब कैश करवा रही है नून लीग। लेकिन इरफान साहब, ये पॉलिटिकल स्टंट जो हैं इनका आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? अपोजिशन अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है। मैं एंड पे यही कहना चाहूँगी कि खुदारा कोई आवाम का भी सोच ले, क्योंकि आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात हैं जिनको आप मजीद बढ़ाई जा रहे हैं। अपोजिशन ने अगर आवाम का साथ देना है तो प्लीज़ आवाम आपकी मुंतज़िर है। हुकूमत अगर कुछ बेहतर सोच सकती है तो आवाम का बेहतर रियासत ने ही सोचना है। थैंक यू सो मच इरफान साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। एक बहुत बड़ा नाम एहसन खान आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं, तो सबसे पहले सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, सिटी 42 की जानिब से, सिटी 10 की जानिब से उनको हम सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद देना चाहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। और नाज़रीन, एहसन खान के बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। जब जब हमने उनको देखा है एक्टिंग करते हुए, ज़बरदस्त किरदार, हर किरदार में वो इस तरह से जो है वो फिट हो जाते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि एक्टिंग की जा रही है। मेज़बानी करते हैं तो बस कमाल ही कर देते हैं, यानी अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ बयान करने के लिए। और फिर इतने सारे फैंस, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त जो है वो आप फील भी करते हैं। तो एहसन खान ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से जान लेते हैं कि अपनी सालगिरह वो कैसे मनाते हैं और फिर जब सब लोग इतना प्यार करते हैं तो कैसा महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम एहसन खान, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एक तो सालगिरह विश करने का बहुत शुक्रिया, दूसरा प्यारे लफ्जों में एक्सेप्ट कराने का आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें आप लोग, थैंक यू वेरी मच। बस दुआओं में हम लोग सब लोग याद रखें तो ये बहुत एक प्यार होता है लोगों का। थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ढेरों दुआएं हैं हमारी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला इसी तरह से आप कामयाबियों की मंजिलें तय करते रहें, हमेशा अपने मद्दाहों को स्क्रीन पर इसी तरह से नजर आते रहें। कैसे सालगिरह मनाते हैं? बहुत स्पेशल डे होता है, फिर फनकारों के लिए तो बहुत स्पेशल इस तरह से हो जाता है कि फैंस आपको हर जगह विश कर रहे होते हैं। कैसा लगता है सालगिरह का स्पेशल दिन, आप कैसे मनाते हैं? एक तो आपने जो बात की कि फैन विश कर रहे थे, मैं ये बताऊं आपको, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव तो हूँ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बट जितने भी मेरे जो फैंस जो हैं वो मुझे जब बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स बना के और बर्थडे विशेस के भेजते हैं तो वो अब तो उनसे ऐसा ताल्लुक बन गया कि वो फैंस से ज्यादा मेरे दोस्त बन गए हैं सारे। उनको मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ। दूसरा ये कि मुझे लगता है ये खास दिन जो है ये आप अगर अपनी क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको जिंदगी दी है और आप अगर सेहतमंद हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एवरीथिंग इज गुड अराउंड यू, तो अब मेरा ख्याल ये दिन आपको अपनी तमाम ब्लेसिंग्स काउंट करके रब का शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले। तो फिर आपकी फैमिली जो होती है, आपके आसपास लोग हैं, उनके साथ आप टाइम गुजारें तो बड़ा अच्छा रहता है। एक चीज जो बहुत सालों से हमेशा ये रहा मेरा सिलसिला कि मैं इस दिन कोई खास जो हमारे बच्चे होते हैं, कोई निगलेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं या कोई कैंसर पेशेंट्स होते हैं उस तरह के, तो मैं उनके वार्ड में उनके पास जाके अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट यूजुअली ऐसे करता हूँ साथ। तो वो मुझे बड़ी खुशी देती है चीज़ कि अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ बांटे जो कि डिजर्विंग भी हैं, मुस्तहिक भी हैं, जिनको हमारी छोटी छोटी खुशियों में अगर हम उनको शामिल कर लेंगे तो शायद उनका दिन भी अच्छा गुजरे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात ये है। अच्छा एहसन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, माशाल्लाह आपको हमेशा मैंने बहुत आजिज़ी और इनकिसारी वाला इंसान पाया है। आप जब नाम कमा लेते हैं, पूरी दुनिया में आपका एक नाम होता है, हर कोई आपको पसंद करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका ये खासा रहता है कि वो आजिज़ी और इनकिसारी को साथ लेकर चलते हैं। कैसे आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनी? आई थिंक दिस इज वेरी नेचुरल, इसमें कोई मैंने मेहनत नहीं की, बस इतना जरूर हमेशा सोचा कि आप मतलब एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये देखिए कुछ भी जो है ना वो परमानेंट नहीं है। ये बात अगर थोड़ी मेच्योरिटी में इंसान को ज्यादा समझ आती है, बचपन में या बहुत यंग एज में तो ये चीजें समझ नहीं आती, लेकिन नथिंग इज परमानेंट। आप हमारा जो ये दिन और वक्त है ये भी परमानेंट है, ये भी गुजर रहा है। हमारा जो हमारी अपनी जो सिचुएशन है हमारे हाथ में तो कुछ है। तो अगर आप इंसान सिर्फ ये सोचे कि तमाम जो चीजें हैं वो वक्ती तौर पे आगे बढ़ती चली जाएंगी, गुजरती जाएंगी, हमारे से बहुत बड़े बड़े नाम इस दुनिया में आए और चले गए,
फिर आपका एक वो जो लगाव होता है ना उस चीज से कि आपके जहन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर वो बात बैठती नहीं है और आपका दिमाग खराब नहीं होता। वो बहुत जरूरी है अपने आप को नॉर्मल रखना। तो और हम्बल रहना, आई थिंक किसी भी, वो कहते हैं ना झुके हुए दरख्त को फल ज्यादा लगता है। तो हमने तो ये सीखा है कि जो बड़ों की इज्जत और दूसरों की इज्जत करते हैं, अल्लाह उनको रिटर्न में भी इज्जत ही मिलती है। हमने तो यही सीखा है। बहुत यही आई थिंक एक वो कहते हैं ना एक जो की टू सक्सेस भी यही है बस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे लोग आपको इस टाइम भी देख रहे हैं जो आपके मद्दाह हैं, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप उनको कुछ कहना चाहें? बस उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारा काम देखकर हमेशा मैं अपने आप को तो बहुत खुशकिस्मत इस मामले में समझता हूँ कि मैंने कोई भी जो काम किया है मतलब बगैर सिलेक्ट किए, बहुत से आर्टिस्ट तो बहुत कुछ अपने लिए बनवाते हैं, सोच समझ के काम इस तरह से करते हैं कि ये डायरेक्टर हो, ये आर्टिस्ट हो, साथ ये मैं इस मामले में थोड़ा रैंडमली काम करता हूँ। मैं अपना कोई शो भी करूँ, मैं कोई ड्रामा करूँ, कोई फिल्म करूँ, तो मैं बस मुझे जो अच्छा जो मुझे लगता है मैं वो कर लेता हूँ बगैर ये सोच समझे कि टीम बड़ी है टीम छोटी है। तो उसके नतीजे में हमेशा हर चीज में मुझे एक कामयाबी मिल गई, एक्सेल कर जाता है मेरा काम। तो ये तो अल्लाह की करम नवाजी के साथ साथ लोगों की मोहब्बत ही है ना कि मैं कोई आम चीज भी करूं तो वो खास हो जाती है। तो बस ये प्यार है इनका। बस ये चाहूंगा कि मुझे दुआओं में याद रखें और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह से ढेरों खुशियां अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इसी तरह से आप हंसते मुस्कुराते हमेशा से हमें स्क्रीन्स पर नज़र आते रहें। जी तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम सेगमेंट शामिल कर लेते हैं मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जी पहला मोबाइल हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A30s और इसकी प्राइस है जी 36,999 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A6 42,899 रुपये। सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 आप खरीद सकते हैं 89,999 रुपीज में। सैमसंग नोट 10 लाइट और इसकी प्राइस है जी 99,999 यानी ₹1 ज्यादा लगा दे तो 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं आप। जी तो नाज़रीन मोबाइल रेट्स आपने जान लिए, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हमें ज्वाइन किया है फरहान यामीन ने। फरहान बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? महंगाई की दुहाई हर जगह नजर आ रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। रेट्स बता दें ताकि लोगों को ये डिसाइड करने में आसान हो जाए कि आज वो क्या बनाएं। सरकारी तौर पर जो सब्जियों के परचून रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें सब्जियों का फी किलो रेट कुछ इस तरह। आलू नया छिलके वाला दर्जा अव्वल 71 रुपये है, दर्जा दोम छिलके वाला 65 रुपये है और जो आलू शुगर फ्री है वो 54 रुपये है। आलू स्टोर का 40 रुपये, प्याज दर्जा अव्वल 66 रुपये है, प्याज दर्जा दोम 62 रुपये है, प्याज दर्जा सोम 58 रुपये है, टमाटर दर्जा अव्वल 115 रुपये है, टमाटर दर्जा दोम 108 रुपये है, टमाटर दर्जा सोम 101 रुपये, लहसुन देसी 220 रुपये, लहसुन चाइना का सरकारी रेट 145 रुपये आज जारी किया गया है। लहसुन जो अदरक थाईलैंड है वो 330 रुपये फ़ी किलो है, जबकि अदरक चाइना 505 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। खीरा देसी ये 80 रुपये, खीरा फार्मी 60 रुपये, करेले 85 रुपये है, पालक आज 35 रुपये फ़ी किलो आज रेट जारी किया गया है। मेथी 170 है, बैंगन 32 रुपये है, बंद गोभी 68 रुपये है, फूल गोभी 62 रुपये, शिमला मिर्च 200 रुपये फ़ी किलो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फरहान, आप हमारे साथ मौजूद थे और सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई। आगे बढ़ते हैं, शामिल कर लेते हैं मीट रेट्स क्या हैं। ज़ेनत शॉप पे अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 450 यानी 450 रुपये में और इसी तरह बीफ मेन्स आप यहाँ से खरीद सकते हैं 850 यानी 850 रुपीज़ पर केजी। मटन पर केजी आपको ज़ेनत शॉप से मिलेगा 1350 रुपये में। मटन मेन्स आप खरीद सकेंगे 1650 रुपये में। इसके बाद चिकन के रेट्स क्या हैं? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल होगी 152 रुपये में और इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकेंगे 220 रुपये में। आगे बढ़ते हैं, एग रेट्स शामिल कर लेते हैं और हर गुजरते दिन के साथ आप देखें 2 रुपये का इजाफा होता चला जा रहा है। रिटेल प्राइस 156 रुपये दर्जन में 156 आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं।
होलसेल से अगर आप खरीदने के लिए जाएंगे 2 रुपए की कमी के साथ 154 रुपए दर्जन में आप अंडे खरीद सकेंगे। और इसके बाद अगर आप गोरमे पे जाएंगे तो 155 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। ये तो चीज़ें महंगी होती रहेंगी, लेकिन हम आपको ज़रूर गाइड करते रहेंगे कि आप बजट अपना कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बचत किस तरह से कर सकते हैं। जान लेते हैं बचत बाजार में। अगर आप कारफोर पे जाएंगे, प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वाइटल टी पैक है और इसकी रिटेल प्राइस है 950 रुपीज़। प्रमोशन पर आपको मिलेगा 825 यानी 125 रुपये आप बचा सकते हैं। और इसके बाद जी है स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक और इसकी प्राइस मैं आपको बताती चलूं जी, इसकी रिटेल प्राइस है 720, प्रमोशन पर 648, 72 यानी 72 रुपीज़ आप बचा सकेंगे। जी तो प्रमोशंस आपने जान ली, इसके बाद कुछ जिक्र कर लेते हैं सेल्स का। अगर आप पैसे बचाना चाह रहे हैं तो गुल अहमद पे अगर आप जाएंगे, यहाँ से आप बहुत ज़बरदस्त प्रिंट्स शॉपिंग कर सकते हैं। अप टू 50% यहाँ पर ऑफ है। इसके बाद जी ईगो पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% यहाँ पर भी ऑफ है, आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली। प्रोग्राम में मुझे अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे जो कि आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। डिस्काउंट्स का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। रहीम स्टोर हमेशा से अपने सारिफीन के लिए ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर लेकर आता है। तो रहीम स्टोर क्या क्या चीज़ें आपके लिए डिस्काउंट पर लेकर आया है, कैसे आप खरीदारी कर सकते हैं, कैसे आप बचत कर सकते हैं, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज सुबह जब मैंने प्रोग्राम का स्टार्ट किया तो हमने बात की थी महंगाई से, कि महंगाई से आवाम इस कदर परेशान हो चुकी है, इस कदर तंग आ चुकी है कि अब लोग मेयारी और सस्ती अशिया के लिए तरस गए हैं। कहाँ जाएं, कहाँ से चीज़ें मेयारी भी मिलेंगी और सस्ती भी मिलेंगी। मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसी जगह इंट्रोड्यूस कराएंगे, बल्कि शहर लाहौर के रहने वाले तो बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। टाइम टू टाइम रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप रहीम स्टोर पे जाएंगे तो यहाँ पर आप मयारी और सस्ती अशिया दोनों एक साथ खरीद सकते हैं। तो रहीम स्टोर हमेशा अपने सारिफीन का ख्याल भी रखता है, डिस्काउंट ऑफर हमेशा ज़बरदस्त लेकर आता है। इसके लिए आपको रहीम स्टोर जाना पड़ता है, ख़रीदारी करनी पड़ती है। तो रहीम स्टोर अपने सारिफीन के लिए किस तरह से जो है वो डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है, ये भी आपको बताएंगे। फिर माह रबीउल अव्वल का आगाज़ भी इंशाल्लाह होने वाला है और एक खासा है रहीम स्टोर का कि हमेशा उम्रा टिकट्स का ऐलान किया जाता है। तो बहुत सारे सारिफीन ऑलरेडी यहाँ पर जाते हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और इस चीज़ की तारीफ भी बहुत करते हैं। अब महंगाई के इस दौर में रहीम स्टोर सारिफीन के लिए क्या क्या डिस्काउंट लेकर आया है, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, CEO रहीम स्टोर राना अख्तर महमूद साहब। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस कदर महंगाई है और आप हमेशा से अपने सारिफीन का ख्याल रखते हैं। तो सारिफीन का ख्याल रखना आज के दौर में मुश्किल हो गया। ऑब्वियसली महंगाई में चीज़ों को मैनेज करना, कैसे सोचा आपने ये? असल में अब जो है तकरीबन 41 साल हमें हो जाएंगे, माशाल्लाह 41 ईयर हो जाएंगे। 79 में स्टार्ट किया था, तो अब 41 साल इंशाल्लाह ये नवंबर में हमारे पूरे हो जाएंगे। तो वैसे तो शुरू से ही रहीम स्टोर ने मतलब 41 ईयर पहले जब स्टार्ट किया तो इकबाल टाउन में मेरा ख्याल कुछ घर थे, सारे का सारा इलाका जो है बड़ा सुनसान था। अब वहाँ बहुत गुंजान तरीन आबादी है वहाँ। तो शुरू से लेके आज तक कभी भी रहीम स्टोर ने एक तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ना कभी एक्सपायरी चीज़ को रीप्रिंट करके सस्ता बेचने की कोशिश की। ज़बरदस्त। और दूसरा प्राइस में भी हमारी कोशिश ये रही है कि हद्दुल वसा कोशिश ये करें कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप सेल करें, उसको मुनासिब मार्जिन और मुनासिब उस पर रिटेल पे सेल किया जाए। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमने आज से नहीं, ये 41 ईयर से हम लेके चल रहे हैं। ज़बरदस्त। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रहीम स्टोर एक बड़े अच्छे जगह पे खड़ा है। अल्लाह ताला ने, वैसे तो नाम भी अल्लाह ताला के उससे है, तो इसको बड़ी स्टोर के हवाले से मुझे भी
हमारी फैमिली को बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी है। मैं ये समझता हूँ कि आपको नेक नीति से, ईमानदारी से काम करने का ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कारोबार भी किया है, अपना इनकम का ज़रिया भी है हमारा। हम ये कहें कि नहीं हमने सिर्फ खिदमत खलक की है, नहीं, हमने बिज़नेस भी किया है, अपने उसमें बिज़नेस में इजाफ़ा भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने कस्टमर का बड़ा ख्याल भी किया है। और उसके लिए मतलब अगर पीछे चले जाएं, आज से 40-41 साल पहले तो लोग रात को 10-11 बजे के बाद उस रोड्स पे आते नहीं थे। तो हमने इस हवाले से एक बिज़नेस को प्रमोट करना था, और दूसरा ये था कि लोगों को रात देर तक चीज़ों की जो अवेयरनेस, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, रात 2-3 बजे तक माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो उसमें ये है कि हमने उसके लिए कोशिश की। तो जब उस दौर में भी हम रात 12 बजे तक स्टोर खोलते थे, जब वहाँ 10 बजे के बाद लोग नहीं होते थे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन स्टोर 3:30 बजे तक रात को कस्टमर की मतलब जैसे कह लें सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, अपना बिजनेस भी करता है। तो इसी तरह से मतलब 5-6 साल पहले मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे मजीद भी स्टोर्स हैं, मुख्तलिफ अपने आप को करना पड़ता है, ऐसा कुछ करना पड़ता है कि सारिफीन बाकी जगह छोड़ के आपके पास आएं, और इतना ज़्यादा हम रश भी देखते हैं। ऐसी क्या रहीम स्टोर की खासियत है जिसकी वजह से बहुत सारे सारिफीन इर्द गिर्द वाले स्टोर छोड़ के सिर्फ और सिर्फ रहीम स्टोर की तरफ आते हैं? एतमाद बहाल करना जो है ना, ये सारिफीन का बहुत ज़्यादा मुश्किल और चैलेंज बन जाता है। बिल्कुल ऐसे देखें जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से आपकी विशेष हैं, अल्लाह ताला का क्या एक तरीक़ाकार है, वो किस उसमें देता है आपको, ये आपको मुझे किसी को अंदाज़ा नहीं है। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो वालदैन हैं उनकी दुआएं बड़ी अकाउंट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो आपका कस्टमर है उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है, एक बाउंडिंग बन जाती है। बिल्कुल कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और मतलब तीसरे चौथे नंबर पे आप कह लें आपकी ईमानदारी है, आपके अपने बिजनेस से किस तरह से करना है। तो जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से कोई भी काम आपका रुकता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही रहीम स्टोर ने 41 साल में यही कुछ किया है, और आज अल्लाह ताला के फजल से बेतहाशा वहाँ स्टोर आए भी हैं, अभी भी बड़े बड़े नाम हैं। ये नहीं है कि रहीम स्टोर की तो 2 ही ब्रांचें हैं, एक इलामा इकबाल टाउन में, एक वाबला टाउन में। बिल्कुल। लोगों की माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेस भी हैं। और ये और शायद आपने सुना होगा बहुत सी कंपनीज की तरफ से ये होता था, जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो हमें ऑफ़र करती थी कि सिंगापुर के लिए आप ये स्टॉक हमारा इतने का उठाएंगे तो आपको सिंगापुर भेजेंगे, थाईलैंड भेजेंगे, मलेशिया भेजेंगे, दुबई, 3-4 मुल्क थे जोड़ा। तो मैंने 2007 में मेरा ख्याल है कि एक कंपनी थी फिलिप्स, उन्होंने मैं 2007 में एक टारगेट दिया कि आप ये पूरा करें, हम आपको स्विट्ज़रलैंड लेके जाएंगे। सही। तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा, लेकिन वो 7 के बाद हम उसको गौर करते रहे कि हम इसमें कैसे इन हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो काम इसी तरह मलिंगरन होता रहा। हाँ, ज्यादा गौर नहीं किया। अच्छा राना साहब, आज लोग चाहते हैं कि एक छत तले जब वो ग्रोसरी करने के लिए जाएं तो उन्हें सब चीजें मिल जाएं। आप भी यही आइडिया मार्केट में लेकर आए कि अगर आप जो भी जरूरत की चीज खरीदना चाह रहे हैं, दालें, सब्जियां, फिर क्रॉकरी बहुत जबरदस्त अवेलेबल है, बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली स्टार्ट छोटे लेवल से किया होगा, फिर आप उसको इनहेंस करते रहे। कितना टाइम लगा और किस तरह से इसको इनहेंस किया? ये जब 79 में हमने इसको ओपन किया तो ये एक 600 स्क्वायर फुट का स्टोर था। लेकिन उस दौर में मैं ये समझता हूँ उस दौर में एक 10 बाई 20 की या 20 बाई 40 की शॉप एक बड़ी शॉप होती थी। लेकिन आज के दौर में देखें तो वो छोटी सी एक जिसे कहते हैं दुकान थी। तो 79 से लेकर 1997 तक हम वो 600 स्क्वायर फुट के काम करते रहे। फिर 1997 में हम इधर आ गए मेन रोड पे। यहाँ पे हमारे पास 1 कनाल की जगह थी। तो 2000 इसी तरह सिलसिला चलता रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 4 कनाल जगह है वहाँ पे। जबरदस्त। ठीक है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, हमारा कोई कमाल नहीं है। मेहनत तो देखें हर शख्स ही करता है, लेकिन उसमें ये अल्लाह ताला की तरफ से है, वो कितना आपको नवाजता है। बिल्कुल।
तो इसमें मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र उसमें करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अपने बिज़नेस के हवाले से भी नवाजा है। और जो इलामा इकबाल टाउन में मुझे बड़ी ऑनर फील होती है कि मैं रात को किसी के घर का 3 बजे 4 बजे 2 बजे दरवाज़ा नॉक कर दूं तो मुझे आगे से कभी किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, उन्हें कोई रहीम स्टोर ले आए समझ गए। और मतलब एक पहचान हो गई और ये अब तीसरी जनरेशन है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ऑनर की बात यह है कि बिजनेस हर शख्स करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो मुझे इज्जत और रिस्पेक्ट दी उसका मैं शायद सोच भी नहीं सकता था। ऑब्वियसली उस पर आप जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होता है। अच्छा, हम हर स्टोर में बात करते हैं, लोग भी शिकायत करते हैं कि एक सरकारी रेट लिस्ट दी जाती है, उस पर कहीं नहीं अमल दरामद होता, तो आप इन चीज़ों को किस तरह से यकीनी बनाते हैं? अच्छा, उसमें ऐसे है कि रहीम स्टोर ना, बल्कि बहुत से कस्टमर भी कहते हैं कि हम ना शुरू से लेके आज तक दालों की ख़ास तौर पे ना, मतलब लोग मंडी से लेके आते उसे पैक किया और सेल कर दिया, अच्छी क्वालिटी ली, हल्की क्वालिटी ली, बेच दिया। हम एक तो वहाँ से मतलब अच्छी क्वालिटी लेके आते हैं, सही, और फिर उसके बाद हमने ना लेडीज बिठाई हैं जो एक एक दाना चुनती हैं। ज़बरदस्त, ठीक है ना, मतलब क्वालिटी पे किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो वो अच्छा, एक दालें तो वो हैं, एक दालें फिर आ जाती हैं जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें पाबंद किया जाता है कि आपने इस रेट से ज़्यादा नहीं बेचनी। सही। अच्छा, अब इस टाइम ये है कि हमने 2 काउंटर बनाए हुए हैं। ठीक है। एक काउंटर वो है जो डीसीओ रेट के हिसाब से हम बेचते हैं। ठीक है। और दूसरा काउंटर वो है, क्योंकि लामहला बात है कि हमने उनको चुनवाना है, उसकी लेबर कॉस्ट है, उसका बाई वेट उसमें फ़र्क आएगा, तो वो हम जो है दोनों काउंटर हमने रखे हुए हैं। और इसमें मसला ये है कि कोई भी शख्स, कोई भी इदारा जो है ना, बेस से उसको इदारे को ठीक नहीं करना चाहता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहता है आगे से सिर्फ मतलब फ्रंट पे हम लोग बैठे हुए हैं, समझिए, मतलब वो सब्जी वाला है, गोश्त वाला है, दालें हैं, ठीक है ना, उसमें यही है कि इनको पकड़ो, इनको सजाएं दे दो, इनको जेल में भेज दो, और या किसी का स्टोर सील कर दो, ठीक है ना, या इशू को इतना उठाओ कि लोग बड़े खुश हों, उसको उसकी इंसल्ट करके बड़े खुश होते हैं, लेकिन उसकी जड़ क्या, उसको पकड़ने की जड़ नहीं पकड़ते। अच्छा, जड़ जो है, जड़ इदारे ही हैं। बिल्कुल। देखिए ना, एक फ्लोर मिल है, उससे अगर चीज आ रही है तो बजाय हमें मना करने के उस फैक्ट्री को जाके बंद कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो लोग सारे मतलब जिसे भी देख लें, फ्लोर मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, ये जो भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो सारे तो असेंबलियों में बैठे हैं, उनको तो किसी ने आज तक नहीं पूछा। बिल्कुल, यानी आप ये जिक्र कर रहे हैं कि स्टोर्स मालिकान को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसका तदारुक हुकूमत को भी होना चाहिए। कि रहीम स्टोर में ना अभी तक फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं बेचते हैं। इकबाल टाउन में फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं बेचते। बेचते क्यों नहीं? इस वजह से नहीं बेचते कि उसकी एक्चुअल प्राइस ही नहीं मिलती। मतलब अगर आप अच्छी चीज अपने म्यार और नाम के हिसाब से बेचना चाहते हैं, बेच नहीं सकते। बिल्कुल। वो कहते हैं कि नहीं, इस रेट पे बेचें। अच्छा, उस रेट पे आपको मंडी में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, समझिए। वो या तो पैसे देना शुरू कर दें, समझिए, वो काम हम करते नहीं। तो हम इसी उसमें आज तक मतलब इतना अरसा हो गया कि हम वहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल अवेलेबल, और यहाँ पर आके भी सिर्फ और सिर्फ सारिफीन का सोचा जाता है कि अगर उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं तो उन्हें मयारी चीज़ भी दी जाए। राना साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो अब हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि उम्दा टिकट्स का आगाज़ जो है वो कब से किया जाएगा। रबीउल अव्वल का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है, तो जहाँ पर रहमतों का महीना शुरू होता है, तो रहीम स्टोर की जानिब से ये एक ज़बरदस्त ऑफर अपने सारिफीन के लिए रखी जाती है। ये क्या है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। होंगे कि वो भी शॉपिंग रहीम स्टोर से करेंगे, क्योंकि वो भी उम्रा टिकट के हकदार ठहर सकते हैं। तो ये एक आपके पास गोल्डन मौका होता है जिससे सभी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो राना साहब बताइएगा, ये आइडिया कैसे आया? ये हमेशा हम सिटी 42 की स्क्रीन पर दिखाते भी हैं जो स्पेशल कुरानंदाजी होती है, लेकिन ये आइडिया आपको कैसे आया? कि मैंने बताया ना कि 2007 में जब स्विट्ज़रलैंड गए थे, उसके बाद इसको हमने डिस्कस करना शुरू किया कि हम क्या करें। तो बहर 5-7 साल इसी सोच में गुजर गए, प्लानिंग करते हुए। तो हमारे स्टोर के असल में ना, जो आज से 30 साल पुराना एम्प्लॉय है वो भी आज है हमारे पास, जो 35 साल पुराना है वो भी है। यानी सारिफीन के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज का भी एम्प्लॉय भी अल्हम्दुलिल्लाह वो। अच्छा, स्टोर के मामले में मेरे से ज़्यादा
मेरी टीम के जो लोग हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो इसको ज़्यादा बड़ा देखना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा मतलब सर्विसेज भी उनकी, मतलब जैसे एम्प्लॉय होता है वो बात नहीं है, उनको अगर 24 घंटे भी खड़ा होना पड़ता है तो वो स्टोर के लिए काम अब भी करते हैं, आज से 35 साल पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। तो मेरी जो टीम है उनके साथ बैठ के जब ये डिस्कस किया कि हम मतलब क्या करें, कुछ ऐसा स्पेशल करें, तो उसमें फिर हमने गौर किया कि यार ये तो बाकी मुल्कों के तो लोग मतलब कर ही रहे हैं विजिट, तो हम कोई ऐसा काम देखें। तो वो बहर हमारी जो टीम थी, हमने फिर ये डिस्कस किया कि यार इसको क्यों ना उम्रे की उसकी शक्ल में ले जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब 5 साल पहले स्टार्ट किया तो 60 लोगों से हमने स्टार्ट किया था। 2 लोग, ये ख़ास तौर पे हम करते हैं रबीउल अव्वल के महीने में, फर्स्ट रबीउल अव्वल से स्टार्ट करते हैं और 30 तक ये इसी तरह जारी सारी रहता है। जब स्टार्ट किया तो 2 लोग डेली इसमें कुरानदाजी में मतलब उनके कुरान में नाम निकलते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वां साल है, तो इस बार तकरीबन 120 वो लोग हैं जो हमारे कस्टमर हैं। ज़बरदस्त। और इसके अलावा ये होता है कि तकरीबन 10 लोग हमारे अपने एम्प्लॉय भी होते हैं। अच्छा। जो हमारे पास हमने एक टाइम रखा है पीरियड कि उनका 3 साल है, कि अगर 3 साल से जो एम्प्लॉय हमारा पुराना हो जाता है उसका भी नाम उस कुरानदाजी में, मतलब जो कस्टमर है उसके अलावा उनकी कुरानदाजी होती है। सही। तो उसमें पिछले साल भी अलग से एक बॉक्स बना दिया अलग से बॉक्स होता है, तो उनके लिए भी कुरानदाजी में नाम शामिल होता है। तो 10 लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है मतलब मैं ये समझता हूँ कि पहले से 20 लोग ज़्यादा हैं। तो हर साल ये बढ़ते बढ़ते 60 से 120 पे तो कस्टमर चले गए हैं, तो बाकी हमारे अपने लोग हो जाएंगे। तो मैं तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये इसी तरह से एक नेक काम हमारे ज़ुम्मे है, तो इसी तरह हमारे से लेते रहें तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्होंने रहीम स्टोर से ही शॉपिंग करनी है, पता नहीं उम्रे के लिए उनका नाम ही निकल आए। तो बाकी दिनों से कुछ इस महीने में स्पेशल आप देखते हैं कि लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? उसमें ऐसा है कि वैसे तो पूरा साल ही हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मतलब फ्रोज़न है, कोई मसाले वगैरह हैं या कुछ भी टिश्यूज़ हैं, आपके बेडशीट्स हैं, इन पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमारा चलता रहता है। ठीक है। लेकिन ख़ास तौर पे रबीउल अव्वल के माह में वो 1, 2, 10 चीज़ें नहीं होती, वो 100 की तादाद में चीज़ें हो जाती हैं कि उन पे डिस्काउंट भी लगता है, उन पे मतलब 1+1 की कोई स्कीम भी चलती है। अच्छा। डिस्काउंट भी चलते हैं और फिर उनका नाम भी कुरानदाजी में भी शामिल हो जाता है। तो मतलब वो ख़रीदारी भी अपनी कर लेते हैं, उस पर डिस्काउंट भी जाता है, कुछ 1+1 की किसी बहुत सी एक के साथ एक चीज़ फ्री मिल जाती है, चीज़ भी मिल जाती है, और फिर उम्रे में नाम भी शामिल हो जाता है। मतलब तीनों चांस जो है, तीनों अवेलेबिलिटी कस्टमर को रहीम स्टोर से एक टाइम में। अच्छा, जिन लोगों का उम्रा टिकट नहीं उनके लिए दूसरे इनामात भी हम देखते हैं अनाउंस किए जाते हैं। उसमें ऐसा है कि एक डेली बेस पे ना जब हम कुरानदाजी करते हैं, एक रोज़ पापड़ा टोन करते हैं, एक रोज़ एक बाल टोन करते हैं। सही। अच्छा, उसमें हमने छोटे छोटे कोई इस्लामी रबीउल अव्वल के छोटे से क्वेश्चन रखे होते हैं, और उस पर ज़्यादातर हमारा ये होता है कि हमने कुरान पाक का रखा होता है, तो वो भी उनको देते हैं जो सवाल सही देता है, सवाल का जवाब देता है। और उसके बाद फिर छोटे छोटे हमने गिफ्ट हैम्पर भी रखे होते हैं। बिल्कुल। तो वो भी रात में 10-15 लोग जो हैं, और बाकायदा अब क्योंकि 5वां साल हो चला, पिछले साल तक लोग स्पेशल तैयारी करके आते थे। जबरदस्त जबरदस्त। तो इस साल भी हम लोगों से कहेंगे कि पूरी तैयारी के साथ जाएं। रहीम स्टोर आपके लिए बहुत सारी स्पेशल चीजें लेकर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत सारी मसनूई चीज़ें हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं। जब बात की जाती है खूबसूरती की तो आपको बहुत सारी ऐसी क्रीम्स नज़र आ जाती हैं मार्केट में जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने किसी किस्म का इलाज कराना है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं जिसकी वजह से आप फौरी तौर पर जो है आपको रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन आगे चल के उसका मसला जो है वो उसी तरह का उसी तरह रहता है, बल्कि मज़ीद बिगड़ भी जाता है। तो ऑर्गेनिक
और नेचर के करीब अशिया जो हैं वो अब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ऐसे में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बल्कि एक अलहदा से टर्म है जिसमें मैंने तो पहली दफ़ा सुना है कि आप खुशबू से भी इलाज कर सकते हैं। नए नए तरीका इलाज जो हैं वो मुतारिफ कराए गए हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से मुतल्लिक इसमें जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मालूमात जो हैं वो भी हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। नजम मजारी साहब जो कि अरोमा थेरेपिस्ट हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा ये अरोमा थेरेपी है क्या? मैंने जैसे कि अपने नाज़रीन को कहा कि मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, तो इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, अरोमा थेरेपी, अरोमा जो वर्ड है अरोमा का जो मीनिंग है उसे कहते हैं खुशबू को, थेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट इलाज। अरोमा थेरेपी यानी कि खुशबू से भी इलाज होता है। तो और ये सारे जो ये वो खुशबू होती हैं जो कि ऑयल एक्सट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि किसी प्लांट से, किसी लीव से, किसी पत्ते से अगर आप कोई ऑयल निकालते हैं और उसमें अगर अरोमा है, उसमें अगर खुशबू है, तो उसके थ्रू आपके ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। उसमें जो सबसे एक बड़ी हैरानकुन बात है, यानी आप खुशबू से भी इलाज होता है। और इसकी जो इन्वेंशन है, इसकी जो इजाद है, वो इब्न सीना, जिसे अबू अली सीना कहते हैं, जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ये उन्होंने इजाद किया था। अच्छा। यानी कि हमारी मुसलमानों की ही इजाद है ये, और काफ़ी अर्से से होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यूकलिप्टस, जिसको आप सफ़ेदा कहते हैं, ये दमे के जो पेशेंट होते हैं जिनको सांस का मसला होता है, अगर आप उनको यूकलिप्टस सफ़ेदा सुंगाएं या उसके अगर ऑयल उनके करीब रखें या उनके तकिए पे या उनके बिस्तरे पे अगर 1-2 ड्रॉप्स आप डाल दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो खुद आपको कहेंगे कि हमें इसका काफ़ी इफेक्ट हुआ, इसका फ़ायदा हुआ। इसी तरह जैसे रिलैक्सिंग टी आती है, नींद के लिए चाय आती है, अगर आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ें तो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट यूज़ होता है वो लेवेंडर यूज़ होता है। तो एक्चुअल जो लेवेंडर है वो वाकई ही नींद के लिए इस्तेमाल होता है। अगर 1-2 ड्रॉप्स आपने पिलो तकिए पे अगर आप लेवेंडर ऑयल के रात को डाल दे, तो 2-3 दिन के अंदर ही आपको फील होगा कि यार आपकी नींद बेहतर हो। अद्वियात खाते हैं जिनका बहुत ज्यादा नुकसान है। अच्छा, इनका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं? नेचुरल का क्या साइड इफेक्ट होता है? नेचुरल है और ये एक सिंगल इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं होती। ये एक ही लेवेंडर को आप स्टीम डिस्टिलेशन प्लांट, एक यूनिट होता है, उसमें आप डालते हैं तो स्टीम के थ्रू वो तेल निकलता है। उस ऑयल को आप डायरेक्ट यूज करें तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिक चीजों के यही तो फायदा होता है कि अगर एक चीज आपको फायदा नहीं दे सकती तो वो नुकसान भी नहीं देती। अच्छा, अब ये बहुत जबरदस्त और मुनफरिद एक तरीका इलाज मुझे लग रहा है, वो कौन कौन से लोग रिजू कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका इलाज यहाँ मुमकिन है? जी देखिए, अरोमा थेरेपी तकरीबन तो हर फील्ड को, हर तरह के पेशेंट, हर तरह के लोगों को टच करती है, लेकिन ज्यादा वर्ल्ड वाइड में जो इस पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है ना, वो स्ट्रेस और एंजाइटी पे काम हो रहा है। और वही आजकल लोगों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी एक वाहिद ऐसी डिजीज होती है जिसपे लोग किसी भी टाइप की मेडिसिन लेने से डरते हैं। वो कहते हैं अगर हम स्ट्रेस एंजाइटी की मेडिसिन ले लेंगे तो कहीं हम खुदा न खासा इसके आदी ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए लोग फिर नेचुरल की तरफ आते हैं कि अगर हम स्ट्रेस एंजाइटी का हम अपना ट्रीटमेंट करना भी चाहें तो वो नेचुरल वे क्या है। तो नेचुरल वे में 2 ही जो लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जैस्मीन एक एसेंशियल ऑयल है, उसका आप यूज करें, एक निरोली है, और जो सबसे बेस्ट है वो लेवेंडर है। उर्दू में इसको इस्तखदूस कहते हैं और इंग्लिश में लेवेंडर कहते हैं। उसका यूज करें, ये स्मेल करें तो उससे काफी बेहतरी होगी। और अगर आप कंज्यूम करना चाहें कोई ऐसी चीज जिसे आप खाने से आपकी स्ट्रेस एंजाइटी कम हो, तो वो एक पाउडर है जिसको हम कहते हैं आशू पाउडर। इंडिया हिंदी में उसको अश्वगंधा कहते हैं, अश्वगंधा, लेकिन पाकिस्तान में वो आशू के नाम से है। तो ये और अब जितनी भी वैसे एंजाइटी स्ट्रेस की मेडिसिन अगर आप देखें ना, अगर उसकी लेबलिंग के पीछे आप पढ़ें उसका इंग्रेडिएंट, तो उसमें या वो लेवेंडर ही यूज करते हैं या अश्वगंधा यूज करते हैं। यानी कि जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है वो भी इसी को ही यूज कर रही है, इसी को ही करके और चीजें करके वो ब्रांडिंग करके आपको स्ट्रेस और एंजाइटी के बाद एक बहुत जबरदस्त चीज जो मुझे लगी और मैंने कहा कि ये जरूर सिलेक्ट करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए भी उल्टे सीधे हरबे अपनाते हैं और अपनी स्किन का, बालों का बुरा हाल कर लेते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने, जबरदस्त हों और स्किन फ्रेश रहे। इसका इलाज भी यहाँ पर है? जी, उसका इलाज देखें, अरोमा थेरेपी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक नेचुरल में है। जिस तरह हमारी जो कंपनी है उनका एक हमारा बहुत मशहूर प्रोडक्ट है रेड ओनियन ब्लैक सीड कलवंजी। आपको पता है कि देखें वो जिक्र भी आया, हदीसों में भी उसका जिक्र आया। और जो प्याज, वैसे भी अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछें कि अपने ज़माने में वो बालों के लिए क्या इस्तेमाल करते तो वो प्याज का जिक्र करते थे। तो रेड ओनियन यानी कि जो सुर्ख रंग का प्याज होता है उसका और कलवंजी का मिक्स करके हमने एक अपना ऑयल बनाया। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे उसके फीडबैक हैं। आप डायरेक्ट प्याज का पानी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेटर एक इतना वो मेस्डअप हो जाता है, तो आप इससे अच्छा है कि वो अगर आप वो प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और भी काफ़ी ऑयल्स हैं जिसमें जैतून का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत परेशान हूँ, तो मैं खुद डिसाइड कर रही हूँ कि मैं इसको यूज़ करके देखूंगी। स्किन का किस तरह से? स्किन के लिए तो देखें, जो दुनिया में सबसे बेस्ट ऑयल जो यूज़ होता है ना वो होता है टी ट्री। टी ट्री दुनिया का
स्किन के लिए बेस्ट ऑयल है, उसके छोटा सा एसेंशियल ऑयल की उसकी ड्रॉप की एक बॉटल मिलती है। और आपने क्या करना है, उसको अपने जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट है उनके साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा। हम ये नहीं चाहते कि आपके जो ऑयल लेके बाद आप उसको इस्तेमाल करें, बाकी अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स छोड़ दें। यानी कि अगर आप कोई भी लोशन यूज करते हैं तो जब अपने आप हथेली पे थोड़ा सा लोशन लेते हैं तो एक ड्रॉप आप टी ट्री ऑयल के भी मिक्स करके फिर आप यूज करें। अच्छा नजम साहब, स्किन के तो डिफरेंट मसाइल है, कुछ लोगों को एक्नी का मसला है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई है, कुछ लोगों की ऑयली है, तो सबके लिए क्या यही इस्तेमाल? वैसे टी ट्री जो ऑयल है उसको ऑलराउंडर कहा जाता है। वो अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके साथ करके आप यूज कर सकते हैं। और एक्नी के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। ज्यादातर देखें जो खवातीन में मसले मसाइल आते हैं वो एक्नी के, पिंपल्स, इन चीजों के इश्यूज आते हैं, वो आते भी इसलिए क्योंकि जो आप प्रोडक्ट आप यूज कर रहे होते हैं उससे आपकी स्किन में बैक्टीरिया को, जब बैक्टीरिया बनता है तो बैक्टीरिया पिंपल्स की शक्ल ले लेता है। तो टी ट्री जो है क्योंकि एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने में इसका बड़ा रोल रहा है, तो टी ट्री तो वैसे भी आपको अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। अपने शैम्पू में इसको ऐड कर लें, यानी कि जब आप शैम्पू हाथ पे लेते हैं तो एक ड्रॉप टी ट्री का मिक्स करके आप शैम्पू करें, तो जो बालों के मसले मसाले, ड्राइनेस या कुछ अगर ऐसी कोई खुजली से कुछ होती है तो वो सारे मसले मसाले आपके खत्म हो जाते हैं टी ट्री ऑयल के थ्रू। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नीम हकीम इतने ज्यादा हैं कि आप इस तरह के ऑयल्स की बॉटल्स हर जगह देखते हैं, हर कोई दावा करता है कि ये बालों के लिए ऑयल बहुत अच्छा है, ये स्किन के लिए। अब किस तरह से इस चीज पे डिफरेंशिएट किया जाए कि ये चीज बहुत अच्छी है, आप इधर जा सकते हैं, किस तरह से वो नाजरीन जो देखें वो रिलाय कैसे कर सकते हैं? असल में उसके दो तरीके, एक तो पहले तो सब आप ये देख लें कि जो भी अगर आप मार्केट से कोई भी ऑयल खरीद रहे हैं, अगर वो सिंगल इंग्रेडिएंट है तो पहले तो आप देखें उस कंपनी के रेपुटेशन चेक करें, क्या उनको सारी डॉक्यूमेंटेशन चीजें, रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफाइड कंपनीज हैं या नहीं, पहली चीज ये देखनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप उनसे डिस्टिलेशन उसका बनाने का प्रोसीजर पूछें कि किस सेटअप के थ्रू, किस एक्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू ये निकाला गया है। और तीसरी चीज ये कि आप इंसान को, कि आजकल ऑनलाइन इंटरनेट का दौर है आपको पता है, तो इंसान को खुद भी ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए, वीडियोस मिल जाती हैं, रिव्यूज मिलते हैं, आर्टिकल्स मिल जाते हैं जो कि आपको बता सके किस स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप वो प्रोडक्ट यूज करें। और हमारे अच्छा नजम साहब, मुझे ये बताएगा, हम क्योंकि लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक चीजें मौजूद हैं, कुदरती चीजें हैं, आप इनकी तरफ आकर अपना ख्याल रख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये श्योरिटी लेना चाहते हैं कि जी वो अगर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपको तो फीडबैक आता रहता होगा, कैसा फीडबैक आता है? लोगों का जरा एतमाद बढ़ जाता है ना कि अगर अच्छा फीडबैक आ रहा है तो वो इस तरफ जाए। असल में जो हमें जो ज्यादा अच्छा फीडबैक आया था या जो ज्यादा रिस्पांस आया था वो पेंडेमिक कोरोना में आया। अच्छा। कोरोना की वजह से, क्योंकि जो लोगों को तब लोगों को पता चला कि हमें वाकई ऑर्गेनिक नेचुरल इस्तेमाल करनी चाहिए। आप पता है जितने भी लोग ये पेंडेमिक कोरोना के जैसे लोग सर्वाइव किए, इनमें ज्यादातर वही लोग थे जो नेचुरल डाइट पे रहते थे, जो कुदरती चीजें खाते। तो कोरोना के बाद ही लोगों को पता चला कि हमें अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आपको नेचुरल चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जिसमें मोरिंगा है, जिसमें अश्वगंधा है, जिसमें संदल है, जिसमें रोज है, जिसमें लेवेंडर है। उनको पता चला कि अच्छा यार इन चीजों को हमें कंज्यूम करके ही हमें अपनी जिंदगी को और अपनी इम्यूनिटी को हमें स्ट्रॉन्ग करना। सही, तो ये वो कुदरती चीजें हैं जिनका बेसिकली आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो जरूर हम आपको आने वाले टाइम में भी सजेस्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त चीजें आपने हमारे नाजरीन के साथ शेयर की हैं। अगर इससे मुतालिक नाज़रीन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हम जरूर नजम साहब से टाइम टू टाइम आपके लिए जो है वो खिदमात इनके लेते रहेंगे और आपको सजेशन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा और हमें फीडबैक आपका चाहिए होता है। यही चीजें जो है हमें एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और आइडियाज आप हमें नए जरूर दिया करें कि आप शो में क्या देखना चाह रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।